लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। प्रचार आज बंद हो गया पहले चरण की 102 सीटों के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, नामांकन होने के बाद प्रचार शुरू हुआ, वैसे वैसे चुनाव में गर्मी बढ़ती गई और भाषणों में भी तल्खी आती गई नेताओं की। कई चीजें ऐसी हैं जो आदर्श आचार संहिता के दायरे में आती हैं और चुनाव आयोग उनको इंश्योर करता है, वो सुनिश्चित करता है कि कोई नेता इसका उल्लंघन न करे। और इसको लेकर के जो पहली बड़ी कार्रवाई हुई वो कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर हुई। उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर के एक बयान दिया था जिसको चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक माना। हालांकि उसी समय चुनाव आयोग ने जब रणदीप सुरजेवाला को नोटिस दिया था, उसी समय पश्चिम बंगाल के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद दिलीप घोष को भी नोटिस दिया था। उन्होंने ममता बनर्जी के माता पिता को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। तो वो मामला अभी रुका हुआ है। रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदर्श आचार संहिता के दायरे में आती हैं, जिनको सुनिश्चित करता है आयोग, उनको लागू कराता है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, भाषणों में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होती है, लेकिन समाज के लिए, समाज की सामाजिक नैतिकता और राजनीतिक शुचिता के हिसाब से अच्छी नहीं होती है। समाज की एकजुटता के लिए भी, जो समाज की संरचना है, जो ताना बाना है, उसके लिए भी अच्छी नहीं होती है। देश की एकता अखंडता के लिए भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन उस तरह की बातों पर, उस तरह के भाषणों पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ऐसी कई बातें अभी इस चुनाव में पहले चरण के प्रचार तक में ही देखने को मिली है। कायदे से तमाम नेताओं को, चाहे वो जिस पार्टी के हों, उनको ऐसी संवेदनशील बातों को चुनाव के प्रचार से, राजनीति से दूर रखना चाहिए। उनको चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। चुनावी लाभ हानि के लिए उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जो अभी इस चुनाव में देखने को मिली। और ऐसी संवेदनशील चीजें होती हैं जैसे खान पान है, पहनावा है, भाषा है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर पोलराइजेशन हो सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन देश और समाज का भला नहीं होगा उससे। तो ऐसी बातों को, चुनाव पार्टियों को ऐसी बातें अपने भाषणों में नहीं लानी चाहिए, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। जाति और धर्म का मामला भी बहुत संवेदनशील है, लेकिन एक सच्चाई है, वो भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसको स्वीकार कर लिया गया है और उसके राजनीतिक इस्तेमाल को भी स्वीकार कर लिया गया है। जाति को लेकर के तो खैर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कितनी ही बार कहा, उन्होंने इस पर एक अपना सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि वो भारतीय समाज की जो संरचना है उसका सबसे मुख्य आधार स्तंभ है। और चूंकि वो समाज का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि राजनीति उसके बगैर हो। उसी तरह से अब धर्म को भी स्वीकार कर लिया गया है। धार्मिक मुद्दों पर भी वोट मांगे जाते हैं, नेता मंदिरों के चक्कर लगाते हैं और मंदिरों की बातें भी करते हैं और देवताओं के नारे भी लगवाते हैं अपनी सभाओं में। तो ये चीजें स्वीकार्य हो गई है। लेकिन भाषा का मामला, खान पान का मामला, पहनावे का मामला, इन सब चीजों से बचना चाहिए है राजनीतिक दलों को। और वैसे भी इनका ये एकदम नितांत वैयक्तिक मामला है, लोगों का व्यक्तिगत चीज है, जिसको राजनीतिक डिस्कोर्स में नहीं ले आना चाहिए। भाषा का मामला सामूहिक रूप से बड़ा है और वो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। और इस देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, राज्य बने हैं। भाषा के आधार पर लड़ाइयां हुई हैं, और सिर्फ इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में भाषा के नाम पर लड़ाइयां हुई हैं। दूसरा विश्व युद्ध सबको ध्यान होगा, जब हिटलर ने जर्मन बोलने वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहा था, चेकोस्लोवाकिया के, और फिर पहले उसने कहा कि वो सिर्फ जर्मन उन्हीं इलाकों पर कब्जा करेगा जो जहां जर्मन बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जा किया, पोलैंड कब्जा किया, ऑस्ट्रिया पर हमला किया। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। अभी भी रूस यूक्रेन की जो लड़ाई शुरू हुई है, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के, पूर्वी यूक्रेन के उन्हीं हिस्सों को निशाना बनाया जहां रशियन बोलने वाले ज्यादा लोग थे, जहां रूसी भाषा बोलने वाले थे। तो भाषा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाइयां हुई हैं, देश में भी लड़ाई हुई। इसलिए भाषा को राजनीतिक विमर्श का, चुनावी भाषण का मुद्दा बनाने से पहले नेताओं को 100 बार सोचना चाहिए। राहुल गांधी इन दिनों जब भी दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां जाकर के वो भाषा का मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा और मोदी एक देश एक भाषा की बात करते हैं। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हिंदी भाषा को प्रमोट कर रही है। भारत सरकार के कामकाज में हिंदी का चलन बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में जाकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदी थोप रही है।
इतना लचीलापन है उसमें कि कहाँ किस इलाके के किस भौगोलिक क्षेत्र की क्या भाषाई अस्मिता है, क्या सांस्कृतिक अस्मिता है, इसका पालन करें। भाजपा का सारा अभियान, सारी चीजें दक्षिण में हर राज्य की अपनी अपनी भाषा में होती है, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में वहां की भाषाओं के हिसाब से होती है, और यहाँ तक कि भाजपा वहां केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो गौ मांस बेचने खाने के भाषणों पर भी चुप्पी लगा लेती है, वहां उसके नेता इनका समर्थन करते हैं। इतना लचीलापन बीजेपी दिखाती है। इसके बावजूद राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि एक भाषा एक देश एक भाषा की बात हो रही है, एक देश एक भाषा चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहिए। एक देश एक भाषा, एक देश और एक भाषा की बात इस देश में नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। तो इसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक भाषाई अस्मिता का मामला है, उस पर एक तरह का तनाव वहां बन सकता है। और आजकल जिस तरह का माइग्रेशन हुआ है, जो घरेलू माइग्रेशन है, प्रवासी देश के हर हिस्से के लोग हर हिस्से में जाकर के काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ समय पहले किस तरह के तनाव की खबरें आई थी और पूर्वांचल के मजदूरों के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई थी, उस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं अगर भाषा का विवाद बढ़ता है तो भाषा के विवाद से दूर रहना चाहिए है पार्टियों को। इसी तरह से खान पान के मामले से भी पार्टियों को दूर रहना चाहिए। अगर लालू यादव और राहुल गांधी सावन के महीने में मटन बनाते हैं, उसका वीडियो डालते हैं, या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी नवरात्रों के पहले दिन मछली खाने की फोटो वीडियो डालते हैं, तो उससे किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो एकदम उनका नितांत निजी मामला है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और अपने खाने पीने की फोटो डालते हैं या नहीं डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी और सहनी के मछली खाने को मुद्दा बनाया, और प्रधानमंत्री तक ने कहा कि सावन में ये लोग मटन बनाते हैं, उसकी फोटो वीडियो डालते हैं, और ये मुगलिया मानसिकता है, लोगों को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। इन बातों से कोई मतलब, इन बातों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीतिक भाषणों में, चुनावी भाषण में इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। और अब इसको ये मामला बिहार से शुरू हुआ, वहां के दो नेता मछली खाते हुए उन दोनों ने वीडियो डाली, और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस व्यक्ति को नापसंद करते हैं जो मछली खाता है। अब मछली खाना पूर्वी भारत, खासतौर से पश्चिम बंगाल की सामाजिक सांस्कृतिक के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो अंग है संस्कृति का, उनकी खाद्य संस्कृति का, उनके जीवन का अंग है वो। तो वो इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने लगे। अब किसी को इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कौन आदमी क्या खाता है, कैसे खाता है, और खाने की वीडियो डालता है या नहीं डालता है। इस देश में वैष्णव एक संप्रदाय है जिसकी आबादी, जो आबादी है वैष्णव लोगों की, उसका एक बड़ा हिस्सा मांस मछली नहीं खाता है। लेकिन भारत सरकार के अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि 80% भारतीय पुरुष मांसाहार करते हैं नियमित रूप से या कभी कभी, और 70% महिलाएं भी मांसाहार करती हैं नियमित रूप से या कभी कभी। फिर ऐसे देश में शाकाहार के नाम पर इस तरह की बातों का प्रचार करना, और वो भी चुनावी राजनीति के लिहाज से लाभ हानि के लिए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पार्टियों को, नेताओं को बचना चाहिए है इससे। ये भी एक तरह से छुआछूत और एक जो समाज में विभाजन बढ़ाने वाली चीज है। भारत में जो अभी ये शुद्ध वैष्णव ढाबा और शुद्ध शाकाहारी का जो कॉन्सेप्ट है, इस देश में छुआछूत और जाति प्रथा को बढ़ावा देने में इस कॉन्सेप्ट का भी बड़ा हाथ रहा है। तो इसके गहरे, इसके लंबे जो इसके निहितार्थ हैं, इसकी जो इसका इतिहास है, इसको लेकर के जो संघर्ष हुए हैं अलग अलग संप्रदायों के बीच में हिंदू धर्म के अंदर, उसको भी समझना चाहिए। और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए पार्टियों को इस तरह के मुद्दे उठाने से बचना चाहिए। खान पान का मामला, और प्रधानमंत्री ने एक बार पहनावे से, वेशभूषा से, पहनावे से दंगाइयों को पहचानने की बात कह दी थी। इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। पहनावे की बात, खान पान की बात, भाषा बोली की बात, ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अगर पार्टियां इस बात को नहीं समझती हैं, खुद से नेता इस बात को नहीं समझते हैं और भावनात्मक ध्रुवीकरण के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो चुनाव आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, भले ये आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में न आती हो ये बात। धन्यवाद।